रूबी को होटल के कमरे में छोड़कर शेर खान शहर में आ गया। इसे एक बड़ी अजीम शान मस्जिद नजर आई। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मस्जिद के नीचे एक कितार में कपड़ों की दुकानें थीं। यहाँ एक मुसलमान दुकानदार से, जिसकी बाकायदा शरी दाढ़ी थी, शेर खान ने अस्सलाम वालेकुम कहा। मोहतरम, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत कहाँ है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक शेर खान को देखा और बोला, बरखुरदार, यहाँ तो पाकिस्तानी सफारत खाना मौजूद नहीं, मगर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मैं सनहाली मुसलमान से हूँ, अपनी बीवी के साथ यहाँ सैर सियाहत करने आया हूँ। सोचा क्यों ना आगे पाकिस्तान की भी सैर करते चले। इसी वजह से पाकिस्तानी सफारत खाने का पता पूछा था कि इनसे मालूमात हासिल करूँ कि यहाँ से पाकिस्तान कैसे जाया जा सकता है। मुसलमान दुकानदार ने कहा, बरखुरदार, तुम ऐसा करो कि यहाँ से राजधानी दिल्ली जाओ, वहाँ पर तमाम मुल्कों के सफ़ीर रहते हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर भी वहीं रहता होगा, इनका सफारत खाना भी होगा, दिल्ली से ही तुम्हें मालूमात मिल सकती है। शेर खान ने मुसलमान दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके वापस चल दिया। होटल में आकर इसने सारी बातें रूबी को बता दी। वो बोली, तो क्या अब हमें दिल्ली जाना होगा? शेर खान ने कंधे इचकाते हुए कहा, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सफ़ीर वहीं रहता है और वही इस हालत में हमारे काम आ सकता है। रूबी ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, तो फिर निकल चलते हैं, यहाँ बैठना बेकार है। शेर खान ने कहा, ट्रेन की बजाय हवाई जहाज से सफ़र करेंगे, जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे। ट्रेन का सफ़र भी लंबा है और रास्ते में अगर किसी पुलिस वाले को शक पड़ गया तो हम पर मुसीबत टूट सकती है। चुनाचे इसी तजवीज़ पर अमल किया गया। दोनों बजरिया हवाई जहाज हैदराबाद से दिल्ली आ गए। दिल्ली इससे पहले भी रूबी और शेर खान देख चुके थे। रात उन्होंने होटल में आराम किया। अगले रोज शेर खान ने हस्ब दस्तूर रूबी को होटल में ही छोड़ा और खुद पाकिस्तानी सफारत खाने की तलाश में निकल खड़ा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर ने इसे पाकिस्तानी सफारत खाने तक पहुंचा दिया। शेर खान का ख्याल था कि वो मुसलमान है, इसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, बड़ी आसानी से इसका काम हो जाएगा और इसे और रूबी को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। मगर दफ्तरी कार्रवाई और ख़ास तौर पर एक दुश्मन मुल्क में काम करते सफारत खाने की कार्रवाई किस कदर मोहतात और पेचीदा होती है, इसका शेर खान को एहसास नहीं था। एक तो वो नौजवान था, दूसरा वो पढ़ा लिखा नहीं था। स्मगलिंग के कारोबार में ही इसने अपनी नौउम्री और नौजवानी गुजारी थी। इसमें लोगों को पहचानने की सलाहियत जरूर पैदा हो गई थी, मगर सफारती दुनिया की मसलहत से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था। पहले तो इसे किसी ने अंदर ही जाने न दिया। इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से इसकी मुलाकात एक सफारती अहलकार से हुई। शेर खान ने सादा दिली और जज्बाती रो में इसे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है, रूबी कौन है, और ये कि अब वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जाकर एक नेक और साफ सुथरी रिज्क हलाल कमाने की जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। सफारती ओहदेदार मोहतात हो गया। किसी हद तक ये काम इसके लिए भी मुश्किल था। इसने शेर खान से कहा कि वो पहले अपने और रूबी के सनहाली नेशनल होने का सर्टिफिकेट लाए और ये भी साबित करे कि इसके माँ बाप पाकिस्तानी थे। इसके बाद कुछ गौर किया जा सकेगा। शेर खान परेशान हो गया, कहने लगा, सर, मैं अगर वापस गया तो जराइम पेशा गिरोह के लोग मुझे और मेरी मंगेतर रूबी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सफारती ओहदेदार ने कहा, फिर हम मजबूर हैं। सफारत खाने वाले भी सच्चे थे। बगैर किसी दस्तावेज या तस्दीक के वो शेर खान को कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट बना कर दे सकते थे? इस तरह तो कोई दुश्मन मुल्क का जासूस भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा कर पाकिस्तान में दाखिल हो सकता था। शेर खान ने सारी कार्रवाई होटल में आकर रूबी को सुना दी। वो भी सफारत खाने वालों की मजबूरी और फर्ज सनाशी को ना समझ सकी। सफारत खाने वालों पर गुस्सा करने लगी। शेर खान सोफे पर बैठ गया, सिगरेट सुलगाया और कहने लगा, लगता है हम एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। भला हम वापस कैसे जा सकते हैं? मुझे तो ये भी खतरा है कि हमारे गिरोह के कातिल जासूस कहीं यहाँ भी हमारे पीछे न चले आ रहे हों। कहाँ ये कि हम खुद मौत के मुंह में वापस जाएं। फिर अब क्या सोचा है तुमने? रूबी ने तलखी से पूछा। शेर खान की अब तक की जिंदगी ज्यादातर गैर कानूनी काम करते गुजरी थी। किसी जगह से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और क्या हो सकता है। रूबी के लिए भी ये बात कोई अनोखी या परेशान कर देने वाली नहीं थी।
अलबत्ता इन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पाक भारत सरहद पर दोनों तरफ से किस कदर सख्ती बरती जाती है और नाजायज तौर पर सरहद पार करना कितना जान जोखों का काम है। यही वजह थी कि दोनों गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने पर फौरन तैयार हो गए। रूबी कहने लगी, इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी सरहदी गांव में जाकर किसी स्मगलर से बात करनी होगी, इसे रिश्वत देनी होगी और इसके अलावा हमें कहीं से अपनी हिफाजत के लिए असला भी हासिल करना होगा, क्योंकि इंडियन स्मगलर भी हम पर किसी लालच की वजह से हमला कर सकते हैं। शेर खान खामोशी से सिगरेट पीता और सोचता रहा। वो इससे पहले पाक भारत सरहद पर किसी सरहदी गांव में नहीं गया था। ये वो जरूर जानता था कि दुनिया के हर मुल्क की सरहद पर पेशावर स्मगलर जरूर रह रहे होते हैं। शेर खान को स्मगलरों से बात करने का गुर आता था। इसके पास अमेरिकी डॉलर भी थे। इस मामले में इसे काफी समझ बूझ थी। कहने लगा, रूबी, मेरा ख्याल है कि हमें पंजाब की बजाय राजस्थान की तरफ से सरहद पार करनी चाहिए। मेरी छठी हिस्स कहती है कि राजस्थान की तरफ से हम निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। रूबी के लिए सारे का सारा बॉर्डर एक जैसा ही था और हर जगह एक जैसा ही खतरा था। इसने कहा, चाहे जिस तरफ से निकलें, लेकिन हमें पाकिस्तान हर हालत में पहुंचना होगा। अगर इंडियन बॉर्डर पुलिस से मुकाबला भी करना पड़ा तो मुकाबला करेंगे। काश इस वक्त हमारे पास हमारा अपना असला होता। ठीक है, मैं राजस्थान के बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि ये इलाका यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ तक रेलगाड़ी जाती है वगैरह। दिल्ली जैसे शहर में ऐसी मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। शेर खान ने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इसे दिल्ली से राजस्थान की सरहदी शहर जोधापुर जाना होगा। वहां से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। इसके लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। चुनाचे उन्होंने एक रोज ट्रेन पकड़ी और दिल्ली से अजमेर शरीफ आ गए। यहाँ से जोधापुर जाने के लिए दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। अभी तक वो बड़ी आसानी से सफर कर रहे थे। किसी जगह भी वो इंडियन इंटेलिजेंस वालों की नजरों में नहीं आए थे। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो सियाहों के हुलिये में थे और दोनों नौजवान थे और कॉलेज के स्टूडेंट लगते थे। लेकिन अजमेर शरीफ से वो जब जोधापुर जाने वाली गाड़ी में सवार हुए तो सीआईडी इंस्पेक्टर मकन लाल इनके पीछे लग गया। इस हिंदू खुफिया इंस्पेक्टर ने देहातियों जैसा हुलिया बना रखा था। ये बड़ा घाघ किस्म का सीआईडी इंस्पेक्टर था और इसके तजुर्बे की वजह से महकमे ने इसकी ड्यूटी बॉर्डर के इलाके में लगा रखी थी। इंस्पेक्टर मकन लाल ने शेर खान और रूबी को ट्रेन में सवार होते देखा तो इसे ख्याल आया कि ये दोनों बज़ाहिर स्याह लगते हैं, मगर इस मौसम में राजस्थान में स्याह बहुत कम ही आते हैं, फिर ये गैर मुल्की भी नहीं लगते। शेर खान और रूबी के चेहरे पर कुदरती तौर पर जो एक तजस्सुस की कैफियत तारी थी, इसे भी इंस्पेक्टर मकन लाल ने पढ़ लिया था। ये लड़का लड़की कौन है और इंडियन सरहद की तरफ क्या करने जा रहे हैं, जबकि जोधापुर की तरफ ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जिसमें सियाहों के लिए ज्यादा दिलचस्पी हो। हिंदू इंस्पेक्टर जानबूझकर प्लेटफार्म पर एक तरफ छुप कर खड़ा रहा। जब गाड़ी चल पड़ी तो वो लाठी उठाए गवारों की तरह प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए शेर खान और रूबी के डिब्बे में घुस गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। हिंदू इंस्पेक्टर वहीं डिब्बे के दरवाजे में बैठकर सांस दुरुस्त करने की झूठ मूठ की कोशिश करने लगा। डिब्बे में 3-4 मुसाफिर ही थे। ये सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था। एक मुसाफिर ने इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अबे तू यहाँ क्यों चढ़ आया है? ये सेकंड क्लास है। इंस्पेक्टर मकन लाल उधेड़ उम्र का आदमी था। इसने सर पर राजस्थान देहातियों वाली पगड़ी बांध रखी थी। वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर बोला, महाराज गरीब आदमी हूँ, दूसरे डिब्बे में जगह नहीं मिली, माफी दे दें। शेर खान और रूबी ने इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत न महसूस की। वो अपने थैले उतार कर एक तरफ रखने में मसरूफ रहे। दूसरा मुसाफिर भी अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। ट्रेन प्लेटफार्म से निकल चुकी थी और इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। इंस्पेक्टर मकन लाल वहीं दरवाजे के पास ही घुटने छाती से लगाए गवारों जैसे अंदाज में बैठा रहा, मगर कभी कभी वो बड़ी गहरी निगाहों से शेर खान और रूबी को देख लेता। जोधापुर तक इंस्पेक्टर बराबर दोनों का जायजा लेता रहा। इसने एक और खास बात भी नोट की थी। इस इलाके में जो भी स्याह आते थे, इनके पास तस्वीरें उतारने वाले कैमरे जरूर होते थे।
जबकि इन दोनों के पास कोई कैमरा नहीं था। दूसरी तरफ शेर खान ने भी महसूस किया कि डिब्बे के दरवाजे के पास बैठा गंवार देहाती कभी कभी इनकी जानब गहरी निगाहों से देख लेता है। एक बार शेर खान और हिंदू इंस्पेक्टर की आंखें चार हो गईं तो हिंदू इंस्पेक्टर ने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ कर लीं। शेर खान का जनूब मशरकी एशिया में स्मगलिंग की जराइम पेशा जिंदगी के दौरान कई तजर्बाकार इंटेलिजेंस अफसरों से पाला पड़ चुका था और वो इन लोगों की हरकत से बखूबी वाकिफ था। सबसे पहले तो इसे यही शक गुजरा कि हो ना हो ये आदमी इनके गैंग का कोई जासूस है जो देहाती के रूप में इनके पीछे लग गया है। शेर खान ने रूबी से इसका बिल्कुल जिक्र न किया, मगर वो दिल ही दिल में इस जासूस से छुटकारा हासिल करने और इसे झोल देकर निकल जाने के मंसूबे पर गौर करने लगा। जोधापुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद शेर खान और रूबी दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम में आ गए। यहाँ शेर खान ने अपने पीछे लगे हुए देहाती आदमी के बारे में रूबी को बताया तो वो बोली, अगर ये हमारे गिरोह का आदमी है तो इसे किसी तरीके से कत्ल कर देना चाहिए, वरना हम दोनों की खैर नहीं है। शेर खान ने कहा कि हमारे पास तो छोटा चाकू भी नहीं है। रूबी किसी बड़े खतरे को करीब आते देख रही थी। इसे मालूम था कि लंका में इनके बैन-उल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोह के इंचार्ज सेठ ने दोनों के फरार की इत्तला इलाके के सारे मुल्कों में अपने आदमियों को कर दी होगी और ये कातिल पेशा लोग इन दोनों की तलाश में होंगे। रूबी को इस बात पर हैरानी भी हो रही थी कि अभी तक कोई इनके ताक़ुब में क्यों नहीं आया। जब शेर खान ने देहाती जासूस की बात बताई तो एक बार तो इस सरकश मुंह जोर और बहादुर लड़की का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि इनके गिरोह के हाथ बड़े लंबे हैं और वो दुनिया के जिस हिस्से में जिसको चाहें कत्ल करवा सकते हैं, और रूबी कत्ल होना नहीं चाहती थी। इसने शेर खान के साथ शादी करके पाकिस्तान में एक साफ सुथरी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर रखा था। इसने शेर खान से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, तुम कहीं से मुझे प्याज काटने वाली छुरी हिला दो। शेर खान ने रूबी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जज्बात की रो में बहने से कुछ नहीं होगा रूबी, अगर ये हमारे गिरोह का आदमी है तो यकीनी बात है कि इसने इतला कर दी होगी कि मैंने शिकार तलाश कर लिया है और इसके पीछे जोधापुर जा रहा हूँ। यूं एक को मार दिया गया तो दूसरा इसकी जगह पर आ जाएगा और ये लोग हमें हलाक करने में जरा सी भी ताखीर नहीं करेंगे। तो क्या फिर हम अपने आप को इन दरिंदों के हवाले कर दें? रूबी ने तल्ख अंदाज में पूछा। शेर खान चमड़े के थैले का जिप बंद करते हुए बोला, हमें होशियारी से काम लेना होगा, कोई स्कीम बनानी होगी ताकि इस आदमी की नजरों से गायब हो जाएं। रूबी रेलवे वेटिंग रूम की आराम कुर्सी पर बैठी थी। वेटिंग रूम में इनके सिवा कोई नहीं था। शेर खान ने बंद दरवाजे के पास जाकर पर्दे को जरा सा खिसकाया और जाली में से बाहर देखा। इसे जासूस देहाती नजर न आया। वो तेजी से पलटा और अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई पेटी को खोलते हुए बोला, तुम भी कमर की पेटी खोलकर डॉलर करेंसी नोट मुझे दे दो। रूबी ने पतलून से कमीज बाहर निकाली, फिर कमर के साथ बंधी हुई पेटी खोलकर शेर खान के आगे रख दी। शेर खान अपनी पेटी भी बाहर निकाल चुका था। इसने दोनों पेटियों के साथ बंधी हुई प्लास्टिक की थैलियां फाड़कर इनमें से सारे के सारे डॉलर निकाल कर थैले में भर लिए। ये हजार डॉलर के करेंसी नोट थे जिनकी 7 गड्डियां बन गई थीं। इसके बाद शेर खान ने रूबी से कहा, तुम यहीं वेटिंग रूम में ही बैठो और मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? रूबी ने पूछा। शेर खान ने कहा, मैं इस रकम को किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहता हूँ। जब तक पीछे लगे हुए इस कातिल से छुटकारा नहीं मिल जाता, हम ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और ना ये रकम अपने पास रख सकते हैं। तुम बाहर मत निकलना यहाँ से, मैं बड़ी जल्दी वापस आ रहा हूँ। ये कहकर शेर खान ने थैला कंधे से लटकाया और वेटिंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। प्लेटफार्म पर गाड़ी अभी तक खड़ी थी जो खाली हो चुकी थी और रेलवे के आदमी डिब्बों की सफाई वगैरह कर रहे थे। मुसाफिर भी प्लेटफार्म पर कहीं कहीं सामान वगैरह कुलियों से उठवाते नजर आ रहे थे। शेर खान की नजरें देहाती गंवार यानी CID इंस्पेक्टर मक्खन लाल को ढूंढ रही थी। वो इसे चाहे कि स्टॉल या किसी बेंच पर भी बैठा दिखाई न दिया, लेकिन शेर खान को यकीन था कि वो किसी न किसी जगह छुप कर इसे जरूर देख रहा था। इसका अंदाजा गलत नहीं था। इंस्पेक्टर मक्खन लाल प्लेटफार्म के पुल के सतून के पीछे बैठा शेर खान को देख रहा था। शेर खान दिल में एक मंसूबा बनाकर निकला था। इसे यकीन था कि शहर में जो मुसलमान आबाद हैं वो इनमें से किसी एक के दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा कर सकता है।
गेट पर टिकट चेक कर खड़ा था। शेर खान ने इसे सेकंड क्लास का टिकट दिखाया और कहा, जनाब मैं और मेरी बीवी दिल्ली से आए हैं। मेरे एक दोस्त ने हमें लेने आना था, वो नहीं आया। मेरी बीवी वेटिंग रूम में ही है। मैं अपने दोस्त का पता करने जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। टिकट चेकर ने शेर खान का टिकट चेक करके अपने पास रख लिया और कहा, तुम वापस भी आ सकते हो, मैं यहीं ड्यूटी पर हूँगा। शेर खान स्टेशन के बाहर आ गया। शहर को वो पहली बार देख रहा था, इससे पहले वो यहाँ कभी नहीं आया था। वो किसी मस्जिद की तलाश में था, क्योंकि ऐसे ही इलाके में इसे कोई मुसलमान मिल सकता था। इसने रेल बाजार में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। इसे किसी भी जगह किसी मस्जिद के मीनार नजर न आए। बाजार खत्म हो गया। एक तरफ छोटा सा रेतला मैदान था जहां कुछ सरसब्ज खेतियां थीं। हिंदू इंस्पेक्टर भी एक खास फासला रखकर शेर खान का ताकुब कर रहा था। शेर खान ने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा था। वो जानता था कि मुश्तबा शख्स जरूर इसका पीछा कर रहा होगा। वो अपने मंसूबे के मुताबिक आगे चलता जा रहा था। आखिर इसे एक मस्जिद के मीनार नजर आ गए। ये मस्जिद आबादी से जरा बाहर बनी हुई थी। इहाते की दीवार के अंदर खजूर के कुछ दरख्त उगे हुए थे। शेर खान ने मस्जिद की चार दीवारी के गिर्द एक चक्कर लगाया। इसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मस्जिद की अकबी दीवार में एक छोटा सा दरवाजा जो एक बाग में खुलता था। इस बाग में आम और कीकर के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। शेर खान मस्जिद के दरवाजे पर आकर रुक गया। मस्जिद का दरवाजा खुला था। अंदर पुख्ता सहन में सफ बिछी हुई थी, जिस पर कुछ लड़के बैठे सिपारे पढ़ रहे थे। शेर खान ने जूता उतारा और मस्जिद के सहन में आकर बच्चों के पास ही बैठ गया। मस्जिद के हुजरे भी थे। बच्चों ने सिपारा पढ़ते हुए एक नजर शेर खान को देखा और फिर सिपारा पढ़ने में मसरूफ हो गए। मस्जिद में अजनबी मुसाफिर आया ही करते थे। शेर खान की तेज आंखों ने पल भर में मस्जिद का जायजा ले लिया। हुजरे के पहलू में 2-4 सीढ़ियां सेन में उतरती थीं। यहाँ चंद कदम के फासले पर मस्जिद की अकबी दीवार थी, जिसमें वही छोटा सा दरवाजा था जो बाग में खुलता था। शेर खान को इसी दरवाजे की तलाश थी। जूता इसने तय करके अपने पास ही रख लिया था। वो उठकर मस्जिद के सामने वाले दरवाजे पर आया। इसने झांक कर देखा। इंस्पेक्टर मकन लाल कहीं नजर न आया। शेर खान यही समझा कि वो शख्स किसी जगह छुप कर इसकी निगरानी कर रहा है। ये जाहिर करने के बाद कि शेर खान मस्जिद में ही है, इसने जूते पहने मस्जिद की अंदरूनी दीवार के साथ साथ चलता अकबी दरवाजे ही से तेजी से बाग में निकल गया। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि इस बाग में 15-20 कच्ची पक्की कब्रें बनी हुई हैं। एक ख्याल शेर खान के दिमाग में लहरा गया। बाग बिल्कुल खाली था। चारों तरफ झाड़ियों की कद आदम बाड़ बनी हुई थी, बाहर से नजर नहीं पड़ सकती थी। शेर खान झुक कर चलता कब्रों में से गुजरने लगा। कीकर के दरख्त के नीचे पुरानी कच्ची कब्र एक तरफ झुकी हुई थी। एक जानब इसमें सुराख बन गया था। शेर खान वहां बैठ गया। इसने सुराख में हाथ डाला। अंदर रेत और मिट्टी थी। इसने चमड़े के थैलों में से डॉलरों के नोटों वाला प्लास्टिक का बंद पैकेट निकाला और कब्र के सुराख के काफी अंदर करके रख दिया और सुराख को रोड़ों से बंद करके ऊपर मिट्टी डाल दी और इसे अच्छी तरह से दबा दिया। फिर चारों तरफ देखा। इसे कोई दूसरा आदमी वहां दिखाई न दिया। शेर खान ने दिल में कहा, अब ये डॉलर खुदा के सुपुर्द। जिंदगी रही तो पाकिस्तान जाते वक्त यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर जो खुदा को मंजूर। बाग से गुजरता वो मस्जिद वापस आ गया। शेर खान मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से बाहर आ गया। चमड़े का थैला इसने इसी तरह कंधे पर डाल रखा था। वो दोनों हाथ बार बार चेहरे पर फेर कर ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि वो मस्जिद में नफल अदा करके आ रहा है। वो अपनी तरफ से बड़ा चौकस होकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब वो रेल बाजार में दाखिल हुआ तो अचानक एक जिली गली में से पुलिस की जीप तेजी से निकलकर इसके सामने आकर रुक गई। जीप में से एक थानेदार और 5-6 सिपाही उतरे और उन्होंने शेर खान को घेरे में ले लिया। गंवार देहाती यानी इंस्पेक्टर मकन लाल भी थानेदार के साथ था। शेर खान को अब मालूम हुआ कि जिस मुश्तबा शख्स को वो अपने गैंग का आदमी समझ रहा था, असल में वो इंडियन CID का आदमी था। शेर खान ने जिस किस्म की जराइम पेशा जिंदगी बसर की थी, इसकी वजह से इसके आसाब लोहे के बन चुके थे। वो बगैर किसी घबराहट के थानेदार की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है जनाब। थानेदार के हाथ में बेत था, कमर के साथ पिस्तौल लटक रहा था। सिपाहियों के पास सिर्फ लाठियां ही थी। इंस्पेक्टर मकन लाल ने थानेदार की तरफ मानी खेज निगाहों से देखा। थानेदार एक हाथ से बेत दूसरे हाथ की हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता बजाते हुए शेर खान के करीब आकर बोला, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। शेर खान ने बड़े इत्मीनान दे जवाब दिया कि वो दिल्ली से अपनी बीवी के साथ यहाँ सैर करने को आया है और बीवी स्टेशन पर है।
थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया।